सो हे एवरीवन, आज हम करेंगे DSSB इंग्लिश के PYQ की प्रैक्टिस, जो कि हमारा बिल्कुल एकदम रियल एग्जाम पैटर्न रहेगा। और इसमें मैंने मिक्स क्वेश्चन करवाए हैं। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि अभी जो DSSB है वो यही पैटर्न फॉलो कर रहा है इंग्लिश के लिए। तो आप पूरी वीडियो को देखना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। एंड मैं इतना कह सकता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। जो भी अभी MTS के एग्ज़ाम चल रहे हैं या जो PRT के एग्ज़ाम शुरू होंगे 26 मार्च से, दोबारा जो रह गए थे, उसके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो करते हैं शुरू। Although he appeared confident during the interview, his answers were rather dash when questioned about technical details। तो देखो, पहले हम इसको अच्छे से ट्रांसलेट करके समझेंगे, थोड़ा लॉजिक लगा के, है ना। तो हालांकि वो कॉन्फिडेंट था इंटरव्यू में, जब क्वेश्चन आंसर कर रहा था तब वो इंटरव्यू था, और उसके जो आंसर्स थे वो डैश हो गए थे जब उसके टेक्निकल डिटेल्स के बारे में पूछा गया था। तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉन्फिडेंट इंटरव्यू में तो वो कॉन्फिडेंट था, पर जब उससे टेक्निकल डिटेल्स के बारे में आंसर्स पूछे गए थे तो कैसा हो गया, यानी ये कंफ्यूज हो गया और आंसर नहीं दे पा रहा था। तो आर्टिकुलेट यहाँ पे हो नहीं सकता, क्योंकि आर्टिकुलेट का मतलब होता है बहुत एक्यूरेट होना, मतलब अच्छे से जवाब देना, एक्यूरेट होना। प्रेसाइज का मतलब भी एक्यूरेट होता है, कन्विंसिंग का मतलब भी कन्विंस कर देना। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है इवेसिव। क्यों? क्योंकि इवेसिव का मतलब होता है जवाब ना दे पाना, क्लियर या डायरेक्ट आंसर ना कर पाना। तो ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। इवेसिव मीन्स अवॉइडिंग गिविंग अ डायरेक्ट आंसर। तो इवेसिव का मतलब होता है डायरेक्ट आंसर ना कर पाना। और जो इसके एंटोनिम्स हैं, याद रखना, एंटोनिम्स जो अपोजिट होते हैं। तो इवेसिव का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट आंसर ना देना। और इसके जो एंटोनिम्स हो जाएंगे वो हो जाएगा डायरेक्ट, फ्रैंक, कैंडिड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक्सप्लिसिट। और आप कोशिश करना कि आप क्वेश्चन पर, मतलब मैं जब आंसर बताऊं उससे पहले ही आप आंसर करो, क्योंकि तभी आप सीख पाओगे। Then the chairman tried to dash the heated argument between the two board members before the meeting collapsed। तो जो चेयरमैन था उसने ट्राई करा, जो हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गई थी दो बोर्ड मेंबर्स के बीच मीटिंग खराब होने से पहले, तो उसने क्या कोशिश करी होगी। थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगाओ कि जो चेयरमैन था उसने कोशिश करी, जो बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट हो रही थी दो लोगों के बीच, उसको ऑब्वियस सी बात है शांत करने की कोशिश करी होगी, है ना। तो इंस्टिगेट होगा नहीं, क्योंकि इंस्टिगेट का मतलब भी क्या होता है, प्रोवोक करना है। एस्केलेट भी नहीं होगा, प्रोवोक का मतलब भी किसी को भड़काना होता है, वो भी नहीं होगा। तो यहाँ पे होगा मीडिएट, मतलब उसने शांत करने की, दोनों के बीच मीडिएट करने की कोशिश करी। Mediate means to intervene between two parties in a dispute in order to bring about an agreement or settlement। तो mediate का मतलब होता है दो पार्टीज या दो लोगों के बीच इंटरवीन करना और उनमें जो लड़ाई का झगड़ा है उसको शांत करना। Since the chairman is trying to resolve the argument, mediate is the correct word। Despite facing repeated failures, she remained resolute in pursuing her dream। The word resolute means, तो देखो, बहुत सारे बार बार रिपीटेड फेलियर्स का सामना करने के बाद भी वो जो है वो रेजोल्यूट रही अपने ड्रीम को पाने के लिए। रेजोल्यूट का मतलब होता है परसिस्टेंट एफर्ट, मतलब लगातार कोशिश करते रहना जब तक कि सक्सेस ना मिल जाए। तो रेजोलेट का मतलब कंफ्यूज हो नहीं सकता, हेजिटेंट हो नहीं सकता, केयरलेस हो नहीं सकता। तो रेजोलेट का मतलब होता है डिटरमाइंड या कंटिन्यूस एफर्ट करना, परसिस्टेंट इन एफर्ट। तो ऑप्शन बी डिटरमाइंड सही है। रेजोलेट मीन्स फर्मली डिटरमाइंड और अनवेवरिंग इन वंस डिसीजन, मतलब कोशिश करते रहना और अपनी कोशिशों से डगमगाना नहीं, अपना जो भी पाथ है उस पर चलते रहना और उसको कोशिश करना अचीव करने की। When the boss asked who had leaked the confidential information, everyone passed the buck। मीनिंग ऑफ द ईडियम, ये ईडियम है एवरीवन पास द बग। तो देखो, जब बॉस ने पूछा कि किसने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को लीक करी थी, तो सभी पास करने लग गए बग को। तो एवरीवन पास द बग का मतलब होता है अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अवॉइडिंग टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना। तो एक्सेप्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा नहीं, रिवील्ड द ट्रूथ होगा नहीं, पनिश्ड समवन होगा नहीं। इस इडियम का मतलब होता है अवॉइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी या अवॉइडिंग टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। पास द बक मीन्स शिफ्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन एल्स इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग इट। इसका ये भी मतलब होता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको शिफ्ट कर देना किसी और पे,
और खुद उस चीज की जिम्मेदारी ना लेना। तो पास द बक का मतलब अवॉइडिंग टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, ये तो बहुत कॉमन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, आपको मैंने कई बार बताया है कि एक ऐसी स्पीच जो कि प्रिपरेशन के बिना ही डिलीवर करी जाती है उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर। मैन्यूस्क्रिप्ट जो हाथ से लिखी हुई स्क्रिप्ट्स होते हैं उनको मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं, हिंदी में इनको पांडुलिपि बोलते हैं। डायलॉग दो लोगों के बीच जो कन्वर्जेशन होते हैं उसको डायलॉग बोलते हैं। रेटोरिक उसको बोलते हैं जिसमें बहुत ज्यादा जो स्किल्ड होता है लिखने में और बोलने में, उसको बोलते हैं रिटोरिक। तो आंसर बी हमारा करेक्ट है, यानी कि एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर मीन्स स्पीकिंग विदाउट प्रिपरेशन और प्लानिंग बिफोर हैंड। The professor's lecture was so esoteric that only a few advanced students could follow it. तो एजोटेरिक का हमको मतलब बताना है, उसका सिनोनिम बताना है। तो प्रोफेसर का जो लेक्चर था वो इतना ज़्यादा एजोटेरिक था, इतना ज़्यादा एडवांस था, इतना ज़्यादा मुश्किल था उसको समझने की। जो कुछ एडवांस स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, सिर्फ वही उसको समझ पा रहे थे या फॉलो कर पा रहे थे। तो सिंपल हो नहीं सकता, सिंपल होता तो सभी समझ जाते हैं। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर आउटसाइडर्स, इसको अभी बाद में कंसीडर करेंगे। इंटरेस्टिंग हो नहीं सकता, इंटरेस्टिंग होता तो सब समझ जाते हैं। एंटरटेनिंग भी नहीं हो सकता, तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पे बी होगा। एजोटेरिक का मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर आउटसाइडर्स। तो एजोटेरिक जो लेक्चर था उसको समझना बहुत मुश्किल था उन लोगों के लिए जिनके पास उतना रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस नहीं है, जिनके पास उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो आंसर भी हमारा करेक्ट है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर आउटसाइडर्स। एजोटेरिक रेफर्स टू समथिंग दैट इज अंडरस्टूड ओनली बाय अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल विद स्पेशलाइज्ड नॉलेज। तो एजोटेरिक एक ऐसी ऐसी एक्सप्लेनेशन या ऐसा लेक्चर होता है जिसको सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिनके पास उस चीज की स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो। द न्यू पॉलिसी एम्स टू डैश करप्शन इन गवर्नमेंट ऑफिसेज। तो जो नई पॉलिसी थी उसका उद्देश्य है, वो एम करती है कि गवर्नमेंट ऑफिस जो है उसमें उसको करप्शन को डैश कर दें। तो ऑब्वियस सी बात है वो प्रमोट करेगी नहीं, यानी करप्शन को और नहीं बढ़ाएगी, इंकरेज करेगी नहीं, एक्सपेंड करेगी नहीं। तो ऑब्वियसली एरेडिकेट, एरेडिकेट का मतलब होता है किसी चीज को रिमूव करना, और किसी चीज को रिमूव करना एरेडिकेट कहलाता है। और एरेडिकेट का ही एक सिनोनिम्स है एनिहिलेट, रिमूव। तो eradicate मीन्स टू एलिमिनेट समथिंग completely, पूरी तरह से खत्म कर देना, उसको बोलते हैं eradicate। His meticulous planning ensured that nothing went wrong during the event। तो उसकी जो meticulous planning थी, यानी कि जो उसकी परफेक्ट प्लानिंग थी, उसने इंश्योर किया कि इवेंट के दौरान कुछ भी गलत ना हो। तो इसका हमें एंटोनियम बताना है मेटिकुलस का। तो मेटिकुलस का मतलब पहले आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चीज परफेक्ट ऑर्डर में करी गई हो, केयरफुल करी गई हो, डिटेल्स के साथ करी गई हो। तो केयरफुल इसका हो नहीं सकता क्योंकि ये तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। प्रेसाइज हो नहीं सकता, अटेंटिव भी नहीं हो सकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नेग्लिजेंट, क्योंकि नेग्लिजेंट का मतलब होता है कोई भी चीज केयरलेसली करना, उस पर ध्यान ना देना, खराब कर देना। मेटिकुलस मीन्स वेरी क्लियर एंड डिटेल्ड, इट्स अपोजिट इज नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट का मतलब केयरलेस और लेकिंग अटेंशन। After years of hard work, she finally made the cut in the civil services examination। तो made the cut यहाँ पे जो idiom है इसका हमें मतलब बताना है। तो बहुत सालों के हार्ड वर्क के बाद उसने फाइनली सिविल सर्विसेज में अपना इसी मेड द कट इन द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, मतलब अपना नाम बना लिया, उसको अचीव कर लिया। तो फेल्ड बैडली नहीं होगा, रिजाइंड फ्रॉम जॉब नहीं होगा, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं होगा। ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन बी, जो कि है मेट द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, मतलब उसके पास पूरी एलिजिबल है वो सिविल सर्विसेज में जाने के लिए। मेक द कट मीन्स टू रिच और अचीव द रिक्वायर्ड लेवल टू बी सिलेक्टेड। A person who pretends to have virtues or believes that he does not possess। तो एक ऐसा इंसान जो प्रिटेंड करता है, जो दिखाता है कि उसके पास ऐसे वर्च्यू और बिलीव्स हैं जो कि वो पोजेस नहीं करता, मतलब वो प्रेटेंड करता है कि उसके पास हैं पर एक्चुअल में उसके पास नहीं होते। तो उसको क्या बोलते हैं? साइनिक बोल नहीं सकते, साइनिक का मतलब सन की होता है, पागल होता है, फूल होता है। एथिस्ट का मतलब समवन हु डजंट बिलीव इन गॉड। पेसिमिस्ट समवन हु लुक्स ब्राइटर साइड्स ऑफ द लाइफ। और हिपोक्रेट का मतलब होता है ऐसा कोई जो कि हिपोक्रेसी दिखाता है। A hypocrite is a person who claims to have moral beliefs or virtues but behaves in a contradictory way। मतलब hypocrite क्या होता है वो आपको पता ही है। The witness refused to dash his earlier statement despite intense questioning। तो जो witness था
उसने जो पहले की स्टेटमेंट दी थी उससे वो क्या हो गया, ऑब्वियस सी बात है मुकर गया होगा। भले ही उससे कितने भी बहुत सारे क्वेश्चन करे होंगे तब भी वो जिसने जो पहले गवाही दी थी उसके बाद वो इस स्टेटमेंट से मुकर गया। तो कंफर्म नहीं हो सकता, रिपीट नहीं हो सकता, सपोर्ट नहीं हो सकता, यहाँ पे होगा रिट्रैक्ट। रिट्रैक्ट मतलब उससे मुकर जाना, री का मतलब वापस चले जाना। रिट्रैक्ट मीन्स टू विथड्रॉ और टेक बैक अ प्रीवियस स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन रिट्रैक्ट करेक्ट हो जाएगा। द मैनेजर वॉज reluctant टू अप्रूव द प्रपोजल बिकॉज इट इन्वॉल्व हाई रिस्क। जो मैनेजर था, इसका हमें सिनोनिम बताना है reluctant का। तो reluctant का मतलब होता है कोई भी चीज हेजिटेंट से करना या बिना इच्छा के करना। तो जो मैनेजर था वो अनविलिंग था प्रपोजल को अप्रूव करने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा हाई रिस्क थी। तो इसका सिनोनिम्स एक्साइटेड हो नहीं सकता, डिटरमाइंड भी नहीं होगा, सेटिस्फाइड भी नहीं होगा। तो ऑप्शन होगा हमारा ए, अनविलिंग। Reluctant means unwilling or hesitant to do something. His remarks were considered derogatory towards the minority community. तो इसके जो रिमार्क्स थे, डेरोगेटरी मतलब होता है कि ऐसी स्टेटमेंट देना जो कि इंसल्टिंग हो या डिस्क्रिमिनेटरी हो। तो उसके जो रिमार्क्स थे वो इंसल्टिंग थे, माइनॉरिटी कम्युनिटी के अगेंस्ट थे। तो रिस्पेक्टफुल नहीं होगा, इनकरेजिंग नहीं होगा, ह्यूमरस नहीं होगा, होगा इंसल्टिंग। Derogatory refers to statements that show disrespect or insult towards someone। तो मैंने आपको बता दिया कि derogatory का मतलब insulting होता है। The politician tried to beat around the bush instead of answering the question directly। तो ये बहुत कॉमन इडियम हमने कई बार पढ़ा भी है, जो हमने पीछे वीडियोस में पढ़ा था उनमें कई बार पढ़ा है इसको, और मैंने आपको बताया भी है कि बीट अराउंड द बुश का मतलब क्या होता है, जो मेन टॉपिक है उसको अवॉइड करना और कोई और टॉपिक पे बात करना। तो स्पीक इनडायरेक्टली अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीट अराउंड द बुश मीन्स अवॉइडिंग द मेन टॉपिक एंड स्पीकिंग इनडायरेक्टली। ए पर्सन हु लव्स बुक्स, ये भी बहुत कॉमन है। तो जो पर्सन बुक लवर होता है उसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब जो ह्यूमन काइंड से या मैन काइंड से लव करता है। लिंग्विस्ट जो मतलब लैंग्वेजेस जानता है। क्रिटिक जो क्रिटिसाइज करता है। बिब्लियोफाइल रेफर्स टू समवन हु लव्स रीडिंग एंड कलेक्टिंग बुक्स। द डिटेक्टिव मैनेज टू डैश द मिस्ट्री आफ्टर फ्यू वीक्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो जो डिटेक्टिव था उसने बहुत हफ्तों की इन्वेस्टिगेशन के बाद तो उसने जो मिस्ट्री थी उसको क्या कर दिया, ऑब्वियस सी बात है रिवील कर दिया होगा, सामने ला दिया होगा। तो कंसील हो नहीं सकता, क्योंकि कंसील का मतलब छुपाना होता है, हाइड करना होता है। इग्नोर भी नहीं होगा। कॉम्प्लिकेट का भी मतलब किसी चीज को डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बना देना। तो अनरेवल का मतलब होता है किसी चीज को उजागर करना, रिवील करना, डाइवल्ज करना। तो अनरेवल मीन्स टू सॉल्व और एक्सप्लेन समथिंग कॉम्प्लिकेटेड और मिस्टीरियस। तो अनरेवल का मतलब होता है किसी चीज को सॉल्व करना, किसी चीज को रिवील करना और उसको एक्सप्लेन करना। His frugal lifestyle allowed him to save a lot of money। उसकी जो frugal lifestyle थी, frugal का मतलब होता है पैसों को केयरफुली स्पेंड करना। तो उसने उसको अलाउ किया बहुत सारे पैसे बचाने के लिए, यानी मनी सेव करने के लिए। तो सिनोनिम क्या होगा फ्रूगल का? वेस्टफुल नहीं होगा। वेस्टफुल का मतलब होता है पैसे खर्च करना। लग्जूरियस का मतलब भी नहीं होगा। केयरलेस का मतलब यहाँ पे होगा इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का होगा है, इकोनॉमिकल का मतलब होता है बहुत केयरफुल तरीके से पैसों को वेस्ट करना। फ्रूगल मीन्स केयरफुल इन स्पेंडिंग मनी एंड अवॉइडिंग वेस्ट। द कंपनी एडॉप्टेड अ रिजिड पॉलिसी रिगार्डिंग एम्प्लॉय अटेंडेंस। तो जो कंपनी थी उसने एक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट या रिजिड पॉलिसी अडॉप्ट कर ली उन एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस के लिए। तो रिजिड का एंटोनिम क्या होगा? रिजिड का मतलब एंटोनिम मतलब उल्टा। स्ट्रिक्ट होगा नहीं क्योंकि ये तो उसका सिनोनिम हो जाएगा। इनफ्लेक्सिबल होगा नहीं, हार्श होगा नहीं, यहाँ पे होगा फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल हमारा करेक्ट है। रिजिड मीन्स स्ट्रिक्ट और इनफ्लेक्सिबल इट्स अपोजिट इज फ्लेक्सिबल मीनिंग एडेप्टेबल और ओपन टू चेंज। द मैनेजर warned the employees that the ball is in your court। तो मैनेजर ने एम्प्लॉय को कहा कि द बॉल इज इन योर कोर्ट। तो बॉल इज इन योर कोर्ट ये एक ईडियम है और इसका मतलब होता है कि अब जो डिसीजन है वो सामने वाले को करना है कि वो क्या डिसाइड करता है। तो द वर्क इज फिनिश्ड ये नहीं होगा। द गेम हैज एंडेड ये नहीं होगा। समवन एल्स विल डिसाइड ये नहीं होगा। यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट, यानी अब आपकी बारी है कि आप एक्ट करो।
You have the responsibility to act. The ball is in your court means the responsibility और decision lies with you. मतलब आपको decide करना है कि आगे क्या decision होगा. The leader delivered an eloquent speech that impressed the audience. Leader जो था उसने बहुत अच्छी, बहुत fluent और बहुत persuasive speech दी, जिसको eloquent speech बोलते हैं, जिसने audience को इम्प्रेस कर दिया. तो बोरिंग होगी नहीं, अगर बोरिंग होगी तो कैसे इम्प्रेस करेंगे, है ना. एंग्री होगी नहीं और अनक्लियर होगी नहीं. तो फ्लुएंट एंड परसुएसिव का मतलब होता है एलोक्वेंट स्पीच. फ्लुएंट का मतलब बिना मतलब क्लियरली एक्सप्रेस करना, और परसुएसिव का मतलब एक ऐसी एबिलिटी होना जिससे कि सामने वाले को कन्विंस कर दिया जाता है. एलोक्वेंट रेफर्स टू स्पीकिंग इन अ क्लियर, फ्लुएंट एंड परसुएसिव मैनर. His argument lacked evidence and therefore failed to dash the committee. उसके जो argument थे उसमें कोई भी evidence नहीं था, तो इसीलिए जो उसके evidence थे उसने उसने fail कर दिया कंपनी को क्या करने में. obvious सी बात है, उसको convince करने में. तो confuse होगा नहीं, disturb होगा नहीं, irritate भी नहीं होगा. तो यहाँ पे जो correct answer है वो है option है, यानी कि convince कर देना. Convince means to make someone believe something through evidence or reasoning. Since the argument lacked evidence, it could not persuade the committee. मतलब क्योंकि जो argument थी उसके पास कोई भी evidence नहीं था proof करने के लिए, तो उसने committee को convince नहीं किया. तो आज के लिए इतना ही, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो. तो आप अपना जो भी फीडबैक है वो आप कमेंट में दे सकते हो, और आप बता सकते हो कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए.